नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं 19 मार्च 2023 में मध्य प्रदेश पटवारी में परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। पैटर्न में आ रहा है बदलाव। आप लोगों ने देखा ये यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। हालांकि इसकी चर्चा अपन जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या बदलाव आ रहा है। अगर देखा जाए तो पैटर्न जो है वो थोड़ा सा, अगर देखें तो हैवी हो रहा है। हैवी से मेरा मतलब है थोड़ा सा कठिन हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। और प्रश्न थोड़े से अब हटके आना शुरू हो चुके हैं। वो कैसे प्रश्न हैं, जैसे ही अंदर चलेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को क्लासें तुरंत मिल जाया करेंगी। खास तौर पर अभी पटवारी की चल रही हैं, इसके बाद में वन आरक्षक की आ जाएंगी, जेल प्रहरी की आ जाएंगी। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। हर बार की तरह लेट ना करते हुए टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको पीडीएफ उसी में प्राप्त होगी। चलिए सबसे पहले ही आते हैं सामान्य ज्ञान पर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा या सिप्रा? नॉर्मल प्रश्न है, हम सभी को पता है कि उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यह दरअसल चंबल की सहायक नदी है। कौन सी, सिप्रा या क्षिप्रा? दोनों नाम आ जाते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। महत्वपूर्ण सिंहस्थ मेला इसी के किनारे पर लगता है। इसके अलावा महाकालेश्वर अगर देखे जाए तो यहीं पर है ना। महाकालेश्वर जिनको स्वयंभू भी कहा गया है, उन पर भी आज की डेट में एक प्रश्न आया हुआ है। आज की तारीख में एक प्रश्न महाकालेश्वर से भी आया हुआ है, उज्जैन से तो आया हुआ है, उनसे संबंधित भी आया हुआ है। अभी अपन चर्चा करेंगे। तो उज्जैन में हमने क्या क्या जानकारी देखी। चंबल की सहायक नदी है ये जो सिप्रा है, इसी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। महत्वपूर्ण सिंहस्थ मेला, सिंहस्थ मेला, सिंहस्थ मेला मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? जो लोग नहीं समझ पा रहे हों वो लोग समझ लें कि यही कुंभ का मेला कहलाता है। क्लियर? कौन सा मेला कहलाता है? कुंभ का मेला। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, ये दोस्तों 2011 है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? क्लियर? तो 21.1% या 21.1%। कितना है? 21.1%। इतना मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या का प्रतिशत है। अब बदलाव क्या था दोस्तों, उसको समझते हैं। ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल एकदम किनारे पे हैं। किनारे का मेरा मतलब है आपको कंफ्यूज करने वाले। 21.1, 31.1, 41.1। बहुत सारे लड़कों ने 41.1 लगा दिया होगा। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कैसे लगा दिया होगा। यदि उनको मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, 21.1 लगा देंगे वो। लेकिन फिर वो दिमाग लगाएंगे कि यार आदिवासी मध्य प्रदेश में ज़्यादा रहते हैं, हो सकता है 41 ज़्यादा है, तो ये इसका आंसर हो। तो इस प्रकार के वो ऑप्शन दे रहे हैं। तो आप लोगों से घबराना नहीं, आप लोगों को बस परफेक्ट चीज़ें याद करनी है। यानी कि एज इट इज़ 21.1% है तो है, ना ही 22 ना ही 23। मैं तो इतने पास की कह रहा हूँ। 31 और 41 तो बहुत ऊपर चले गए। क्लियर? इसको याद रखें। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 368। दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न है, पिछली वाली क्लासों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 15, 16, 17 तीनों में से एक क्लास में ये पूछा गया है। चलिए 368, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संशोधन की प्रक्रिया। 368 एक भी इसको हम कह सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार को प्रदान करता है? समता के अधिकार को या समानता के अधिकार को? मौलिक अधिकार है ना हमारे, उन्हीं में से एक है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। इसको हम समानता का अधिकार भी कह देते हैं दोस्तों। पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। अनुच्छेद 14 राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून से पहले या भारत के क्षेत्र के भीतर धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कानून के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। यही समानता का अधिकार है। इस लाइन को आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं? जन्म के स्थान पर के आधार पर कानून के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। कानून के समान संरक्षण से है कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी विशेष धर्म का हो, कि विशेष जाति का हो, किसी विशेष वर्ग का हो, तो उसके लिए सरकार कुछ अतिरिक्त कर दे और दूसरे की अवहेलना कर दे, तो इस प्रकार से नहीं चलेगा। यही अनुच्छेद 14 कहता है। क्लियर? चलिए इसके अलावा देखा जाए तो दोस्तों अनुच्छेद 17 क्या है, आप लोग बताइए। अनुच्छेद 17 जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 यहां पे मैं लिखे देता हूं, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा।
अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत है अस्पृश्यता, और इसको दंडनीय अपराध भी माना गया है दोस्तों। क्लियर। 18 क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अब उपाधियां किसी को नहीं मिलेंगी। कोई राजा है वो होगा अपने लिए, पर अब वो ऐसा नहीं बोल सकता कि हमको आप राजा कहिए। आपका मन है आप प्यार मोहब्बत में राजा कह दें तो एक अलग बात है, अन्यथा उपाधियों का बंद कर दिया गया है। विशेष रूप से यदि विदेशों से भी उपाधियां लेनी है तो उसके पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ब्रिटेन से डिलीट हैं, है ना, डॉक्टरेट हैं, कोई अमेरिका से है, तो उसके पहले उन्हें विशेष तौर पर राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। चलिए, मध्य प्रदेश में सबसे कम समय अवधि तक एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15, वो आप लोगों के लिए है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। तो 14, 15 और हाँ 16 दोनों के बारे में बताइएगा। 15, 16, 17 और 18, 17, 18 की मैंने यहाँ पे चर्चा कर ली है। चलिए, मध्य प्रदेश में सबसे कम समय अवधि तक मुख्यमंत्री का कार्यभार किसने संभाला? ये प्रश्न दोस्तों आज आया था, तो इसका जो आंसर है नरेश चंद्र है। अब आप लोग कहेंगे, आप लोगों के मन में अर्जुन सिंह भी नाम आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ जो रखा है। तो जब अर्जुन सिंह आपके मन में नाम आए तो तुरंत समझ जाइएगा, क्योंकि ऑप्शन में भी था ये। समझना, जिन लड़कों से ये प्रश्न प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार प्रश्न में ऑप्शन के रूप में नरेश चंद्र के अलावा अर्जुन सिंह भी थे। इसके अलावा देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान भी थे, एक और कोई था वो नाम क्लियर नहीं हो पाया है। तो अर्जुन सिंह अगर देखा जाए तो सबसे कम कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे कम कार्यकाल के, ये याद रखना, कार्यकाल के, यानी उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया है, ये भी समझ लीजिए बात को, पूरा कार्यकाल किया है, फिर भी वो सबसे कम समय के कार्यकाल के रहे हैं। ये सबसे कम समय अवधि के लिए रहे हैं। नरेश चंद्र मात्र 12 दिनों तक के लिए मुख्यमंत्री थे। कितने दिनों के लिए? 12 दिनों के लिए। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और अर्जुन सिंह सबसे कम कार्यकाल के लिए रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन रहे हैं दोस्तों? सबसे ज्यादा कौन रहे हैं ये तो आप लोग तुरंत बता देंगे, अरे मामा जी अपने शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं वो सबसे ज्यादा समय तक के लिए रहे हैं, और 3 बार देखा जाए तो उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली है, यानी 3 बार ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एक तरीके से देखा जाए तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? यदि पहले की बात आ जाए तो पहले के आप लोग कौन लिख देंगे? पहले के कौन थे बताइए? रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल। और ये किससे संबंधित थे? बीजेपी से संबंधित थे क्या? नहीं भाई, कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। कांग्रेस उस समय बहुत आगे थी। आज भले कांग्रेस का कोई ज़्यादा नाम नहीं है, लेकिन उस समय कांग्रेस सबसे आगे रहा करती थी। हालांकि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कांग्रेस बीजेपी की बराबर की टक्कर होती है, और अभी आप लोग देखेंगे जैसे ही चुनाव आएगा। चलिए आगे चलते हैं बिना लेट किए हुए। उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? महाकालेश्वर मंदिर। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण मराठा सेनापति, इसको जरूर याद रखिएगा, मराठा सेनापति राणोजी शिंदे। कौन? राणोजी शिंदे। मैं एक बार लिख देता हूं, भूलिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश से प्रश्न आ रहे हैं और मंदिरों से आ रहे हैं। एक मंदिर से जो प्रश्न आया था वो प्रश्न तो क्लियर नहीं हो पाया है, वो बावड़ी करके कोई ऐसा प्रश्न था, अभी आएगा आगे आप लोग देखना। तो प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन वो भी मंदिर से ही संबंधित था। आप लोगों ने देखा कि 17 तारीख में 64 योगिनी कहाँ से आ गया? मुरैना वाली 64 योगिनी से आ गया। उसके पहले यदि देखा जाए तो एक और मंदिर से आया था, और 15 वाले में 64 योगिनी जबलपुर वाले से प्रश्न आ गया है। मंदिरों को बिल्कुल मत छोड़िए। चलिए, कब किया था? 1734 में राणोजी शिंदे ने। उज्जैन में ही काल भैरव मंदिर है, यहां पर आप लोग गए होंगे, काल भैरव मंदिर। क्लियर। और मंगलनाथ मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है। इसके अलावा संदीपनी आश्रम भी है यहाँ पर। चलिए, मध्य प्रदेश में कराटे अकादमी की स्थापना कब हुई है? तो जुलाई 2007 में। अब इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा दोस्तों, पुरानी वाली क्लास में अपन ने जितनी भी ऐसी अकादमी थी उन सबको कर लिया था, उनमें एक कराटे अकादमी भी थी, और कराटे अकादमी आ गई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रश्न रिपीटेड भले ना हो पर रिलेटेड जरूर है ना। रिपीटेड नहीं हो रहा है, मान लिया कि भाई रिपीटेड नहीं हो रहा है प्रश्न, लेकिन वह रिलेटेड तो है, उसके आसपास से संबंधित है, तो जरूरी है भाई कि आप लोगों को उसका आसपास का जितना भी है उतना कैप्चर करना चाहिए, याद रखना चाहिए। नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किसकी? नागपुर उच्च न्यायालय की। अब आप कहेंगे यार ये नागपुर बीच में कहाँ से आ जाता है? प्रश्न मध्य प्रदेश के होने चाहिए या मध्य प्रदेश से संबंधित होने चाहिए। तो दोस्तों, नागपुर मध्य प्रदेश की राजधानी रही है, आप लोगों को मालूम है ना, जब गठन पढ़ते हैं तब नागपुर आता है।
इसीलिए वो नागपुर से संबंधित प्रश्न दे देते हैं। तो 2 जनवरी 1936 को, 2 जनवरी 1936 समय पीरियड देख लीजिए, साम्राज्य जॉर्ज पंचम के द्वारा, जॉर्ज पंचम आए थे। 2 जनवरी सन 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1915 की धारा, भारत सरकार अधिनियम 1915 की धारा 108 के अंतर्गत जारी लेटर्स पेटेंट के द्वारा सेंट्रल प्रोविंस या बरार प्रांत हेतु नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो क्या इसको हटा दिया गया दोस्तों? नागपुर उच्च न्यायालय को हटा दिया गया? बिल्कुल नहीं। नागपुर उच्च न्यायालय जब सीमाएं बटी, सब अलग अलग हुए, तो नागपुर उच्च न्यायालय अपने स्थान पर है और मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा हो गया? जबलपुर। क्लियर? चलिए, उज्ज्वला योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ योजनाओं से संबंधित है, जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उस योजना को पढ़ लीजिए। मान ही नहीं रहे आप लोग। उज्ज्वला योजना या इसके अलावा योजना उजाला योजना, दोनों एक जैसी हैं, उज्ज्वला भी और उजाला भी, समझना बात को। अब आज किससे आ गया? उज्ज्वला से, हो सकता है उजाला से आ जाए। तो इस प्रकार की पूरी योजनाएं जो 2023 की जनवरी तक हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट में पड़ी है क्लास, उसको जाइए, उसको देखिए। तो उज्ज्वला योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो सुन लीजिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर माँ जो है वो हमारे जो टाइपिस्ट भैया हैं उन्होंने खा लिया है, नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा यह पेट्रोलियम मंत्रालय की पहली योजना है जिसमें करोड़ों गरीब परिवार की महिलाओं को लाभ मिला। योजना की शुरुआत 1 मई 2016 से हुई। इनकी जो तारीख है दोस्तों उनको भी याद कर लीजिएगा, आप क्लास देखेंगे तो उसमें तारीख के साथ में है। मध्य प्रदेश में साल के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? साल के वृक्ष, और वो भी कितने? 50% दोस्तों। मंडला, डिंडोरी और होशंगाबाद, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं। सागौन के भी वृक्ष सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? सागौन के वृक्ष भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। चलिए, कश्मीरी लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या है? आजीविका मतलब पैसे कमाने का जो मुख्य साधन है वह क्या है? तो ऑप्शन में दोस्तों पर्यटन भी था, ऑप्शन में सेफ्रॉन भी था, सेफ्रॉन का मतलब केसर है, और ऑप्शन में ऊन भी था दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है पर्यटन, क्योंकि कश्मीर में अधिकतम बाहर के लोग, उसको आप लोग जानते हैं पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है, उसको घूमने के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए बाहर के बंदे आएंगे, बाहर के व्यक्ति आएंगे, डॉलर दे के जाएंगे, पाउंड देकर जाएंगे, वही उन लोगों के लिए मिल जाते हैं, फिर वो लोग बैंक से अपना बदल लिया करते हैं, है ना। तो अगर देखा जाए तो कश्मीरी लोगों की जो आजीविका का मुख्य साधन है वो पर्यटन है। काफ़ी सारे लोग जो स्टूडेंट थे वो कमेंट में बता रहे थे कि वो लोग सैफरन करके आए हैं, केसर करके आए हैं। ये बात है कि हाँ भाई, केसर की खेती वहीं होती है। पूरे भारत में यदि देखा जाए तो केसर की खेती जम्मू कश्मीर के 2 जिले हैं वहीं पर होती है, और वो खेती कहीं नहीं होती। इसके अलावा विश्व में यदि हम केसर की खेती की बात कर लें दोस्तों, तो विश्व में केसर की खेती यदि देखी जाए तो कश्मीर के बाद यूनान में होती है। फिर भी अच्छी क्वालिटी का जो केसर है वो कश्मीर में ही मिलता है। इसकी कीमत जान के आप लोग हैरान रह जाएंगे दोस्तों। इसकी जो कीमत है वो 2.5 लाख से लेके 3 लाख रुपए किलो है। समझ रहे हैं आप? 2.5 लाख, 2.5 लाख से लेके 3 लाख रुपए किलो तक होती है दोस्तों। 3 लाख। चलिए आगे बढ़ेंगे। सोनगिरी के जैन मंदिर के द्वार में कौन सी लिपि लिखी गई है? द्वार है, द्वार में कौन सी लिपि लिखी गई है? तो पाली। कौन सी लिखी गई है? पाली। यह 9वीं शताब्दी का मंदिर है। यह प्रसिद्ध जैन संग्रहालय भी है। यह प्रसिद्ध खुद अपने आप में जैन संग्रहालय भी है। एक समय पे अर्थात 9वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर काफ़ी सारे जैनियों ने या काफ़ी सारी जैन भिक्षुओं ने एक तरीके से संन्यास ग्रहण किया था। भिक्षुओं ने संन्यास ग्रहण किया था। तब से ये जो स्थली है ये काफ़ी पवित्र मानी जाने लगी है, और जैनों का एक तरीके से देखा जाए तो पवित्र स्थल है। ये वाला प्रश्न है दोस्तों कि रिहरी मंदिर कौन सी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है? ये प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा ही कोई मंदिर था, उससे संबंधित है। चलिए, तो इसको आप लोगों को अगर मालूम हो तो बताइएगा यदि आप लोगों का पेपर रहा हो। अल्पसंख्यक कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं? अल्पसंख्यक यानी जानते हैं बहुसंख्यक कौन है भारत में? हिंदू हैं। हिंदू के अलावा जितने हैं वो सभी किस में आ जाते हैं? अल्पसंख्यक में आ जाते हैं। जैसे कि ईसाई हो गए, मुस्लिम हो गए, ये सब अल्पसंख्यक में आ जाते हैं। तो कहाँ पर अपनी शिकायत करें? अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में शिकायत करें। क्लियर? ये प्रश्न में था, और प्रश्न में था, एक तरीके से प्रश्न में ही उसका उत्तर है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? अब आ जाए अपनी बदलाव की, जो अपन ने ऊपर लिखा था कि भैया बदलाव हो रहा है। बदलाव इसलिए हो रहा है कि दरअसल जो तारीखें हैं ना वो इस तरीके से हैं: 9 सितंबर, 8 सितंबर, 7 सितंबर,
या फिर 8 सितंबर 1973, 72, 73, इस तरीके से हैं दोस्तों, तो कंफ्यूज होंगे आप लोग, इसीलिए तारीख एज इट इज याद करके जाना। तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को, ये है उसकी तारीख। क्लियर। 25 जनवरी 1973 को यह अधिनियम लागू कर दिया गया। दोनों तारीखें याद रखें, 9 सितंबर 1972 को पारित हुआ, 25 जनवरी 1973 को इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। और यह अधिनियम यानी वन्य जीव से संरक्षण अधिनियम लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया। क्लियर। चलिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये एक प्रश्न था। तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। प्रश्न उत्तर में बताइएगा। प्रश्न आप लोगों के लिए है कि भारत हॉकी में कितने गोल्ड मेडल ओलंपिक से लाया हुआ है। ठीक है। अब विज्ञान से प्रश्न देख लेते हैं कि दूषित पानी को पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका जो आंसर है वो हैजा और टाइफाइड है। हैजा और टाइफाइड दूषित पानी को पीने से फैल जाता है ना। कलर इसका चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये भी लाल है, ये भी लाल है, काला मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। शीर्षस्थ ऊतकों से क्या बनता है, ये एक प्रश्न था दोस्तों। प्रश्न कुछ लड़के इस प्रकार बता रहे थे कि शीर्षस्थ ऊतकों से क्या बनता है। ये ऊतक जो है पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम आप लोगों ने सुन रखे होंगे। कुछ ऊतक और होते हैं जैसे कि शीर्षस्थ ऊतक, विभाज्योतक ऊतक है ना, पार्श्व ऊतक, इस तरीके से। तो एक प्रश्न और लड़के बता रहे थे कि जड़ का आगे का भाग यानी जड़ के शीर्ष का भाग और तने के बगल का भाग किस ऊतकों से बनता है या इनकी निर्माण किन ऊतकों से होता है। तो इस तरीके से प्रश्न था। प्रश्न अगर ऐसा आ जाता है तो उसका उत्तर यही है दोस्तों। एक तरीके से देखा जाए तो जो पार्श्व ऊतक होते हैं यानी बगल के जो ऊतक होते हैं पार्श्व ऊतक, उनसे तने का निर्माण होता है। इसका तने का निर्माण होता है। कार्बन का रासायनिक नाम उन्होंने पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद करके सी लिख दीजिए, यही तो है कार्बन का। प्रायोगिक टेबल से प्रश्न है, तीनों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एटॉमिक नंबर से प्रश्न बिल्कुल आ रहा है, 30 तक बिल्कुल याद कर लें, 1 से लेके 30 तक आप लोग याद कर लें विथ उनके रासायनिक संकेत के साथ। अब देखिए आ गया, टाइटेनियम को किस संकेत से दर्शाया जाता है। बदलाव की बात कर लें तो इसको या तो टी से दर्शाया जाता है या टी आई से दर्शाया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इसका आंसर है, टी है या टी आई। ये टी है दोस्तों, ठीक है, ये नीचे मैंने डैश करके लगा दिया है, वो टी आई। टाइटेनियम को किस संकेत से दर्शाया जाता है, इस प्रकार से प्रश्न था। तो उन्होंने दो ऑप्शन बिल्कुल बगल बगल में इस तरीके के रख दिए थे। अब देखिए बहुत सारे लोगों को प्रश्न आ रहा होगा लेकिन टी आई में कंफ्यूजन हो जाएंगे, गड़बड़ कराएंगे। कंप्यूटर संबंधित देखते हैं कि नेटवर्क को कैसे जोड़ा जाता है, ये प्रश्न था। जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों अपन, है ना। चलिए, क्या था, नेटवर्क को कैसे जोड़ा जाता है। इंटरनेट से संबंधित प्रश्न था। रेम रोम से संबंधित प्रश्न है, रेम रोम से प्रश्न है। इनपुट आउटपुट से प्रश्न है जो सभी में आ रहे हैं। कैश मेमोरी कितनी प्रकार की होती है, कैश मेमोरी से काफी प्रश्न आ रहा है दोस्तों। स्प्रेड शीट से संबंधित एक प्रश्न था। सबसे बड़ा कंप्यूटर किस पीढ़ी का था, या सबसे बड़े कंप्यूटर किस पीढ़ी में बनने लगे थे, एक ये प्रश्न है। तो पीढ़ियों को मत भूलिए क्योंकि पीढ़ियों से संबंधित प्रश्न 16 तारीख में भी आए हैं। 1880 में अमेरिका के किस वैज्ञानिक ने माउस की खोज की थी, ये थोड़ा नया सा प्रश्न है। तो डग एंजेल वर्ट, किसने की थी, डग एंजेल वर्ट ने, किसने, डग एंजेल वर्ट ने। एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है, तो ये फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न आ गया। हिंदी में देखते हैं, वर्तनी से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, वर्तनी से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। शुद्ध अशुद्ध वाक्य से संबंधित प्रश्न थे। वर्तनी से कैसे प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, दो प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, ये देख लीजिए। वो 4 ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन में एक को लिख देते हैं कि भैया बताइए इनमें से अशुद्ध कौन सा है। तो 3 शुद्ध होते हैं, एक अशुद्ध होगा, इसी का उल्टा कर दो तो शुद्ध लिख देंगे, अशुद्ध के बारे में पता करना पड़ेगा। तो वर्तनी से संबंधित ऐसा प्रश्न है। शुद्ध अशुद्ध वाक्य में ऐसा आ जाता है कि वो वाक्य को थोड़ा सा गड़बड़ कर देंगे, तो देखेंगे कि भैया इसमें कैसी संबंधी अशुद्धि है, ज़्यादा वाक्यों का उपयोग कर दिया, या लिंग संबंधी समस्या है, या बहुवचन संबंधी समस्या है, इस प्रकार से। अब रसों से संबंधित इस बार आज 19 तारीख में प्रश्न आया था कि भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि आपको पता है नाट्य शास्त्र के एक तरीके से जनक माने जाते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों यहां पर आंसर आ जाता है 8। इन्होंने शांत रस को रस की श्रेणी में नहीं माना है। फिर दूसरी बार में ही रस से संबंधित प्रश्न था कि नौवा या अंतिम रस कौन सा माना जाता है, तो शांत रस माना जाता है। तो रस से कितने प्रश्न आ गए, 2। और ये किससे संबंधित है, किसी उदाहरण से संबंधित नहीं है, रस का जो इतिहास है उससे संबंधित है। रस का जो इतिहास है, या रस को हम शुरुआत में जब पढ़ते हैं तो उसके बारे में लगभग में 2 से 3 पेज पढ़ लेते हैं, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। समास विग्रह से संबंधित प्रश्न था दोस्तों। समास विग्रह से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से था कि इनमें से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो उसमें एक जो वो था उदाहरण था, वो था प्रतिदिन। कौन था, प्रतिदिन।
तो इसका आंसर क्या हो जाता है? प्रत्येक दिन। क्या हो जाता है? प्रत्येक दिन। और ये किसका उदाहरण हो जाता है? ये हो जाता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण। क्लियर? प्रतिदिन। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं था और बाकी 3 तत्पुरुष समास के दिए गए थे। विलोम से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तत्सम तद्भव से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तत्सम तद्भव लगभग मच्छिका से संबंधित था, जिसको मक्खी भी कहते हैं, मच्छिका से संबंधित था। कारक से प्रश्न था, कारक से प्रश्न था। क्लियर? एक वचन और बहुवचन से संबंधित प्रश्न थे। लोकोक्ति मुहावरों से प्रश्न था। लोकोक्ति मुहावरों से कैसा प्रश्न था? मुहावरा क्लियर दे दिया गया था कि भैया इसका आंसर बताएं क्या होगा, और लोकोक्ति से संबंधित इस प्रकार से प्रश्न था दोस्तों कि इनमें से मुहावरा कौन सा है और लोकोक्ति कौन सी है। तो लोकोक्ति को मैंने आप लोगों को बताया है कि लोकोक्ति अपने आप में पूरा एक कथन होती है। मुहावरा किसी वाक्य का अंश होता है। मुहावरा कैसा होगा? आंख आना, नजरें झुका लेना, नजर टेढ़ी करना, और अधिकतम शरीर से भी संबंधित होते हैं। एक क्रिया उसमें जरूर होगी। किसमें? उसी में एक संज्ञा होगी, एक क्रिया होगी। किसमें? मुहावरों में। बस मुहावरे इतने से होते हैं। और लोकोक्ति पूरा एक कथन होंगी। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो एक पूरी छोटी सी कहानी सी नजर आ रही है, एक कहावत सी नजर आ रही है कि अब पछताने से क्या होगा जब चिड़ियां चुग गई खेत। ऐसा हम अक्सर कहाँ पर कहते हैं दोस्तों? ऐसा अक्सर हम लोग वहां पर कहेंगे जहां पर अब समय निकल गया, अब कोई मतलब नहीं है। तो यही है मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। तो मुहावरा क्या हो गया? मुहावरा को हमने देखा कि वो शरीर से संबंधित होंगे। अंगूठा दिखाना, कान खड़े कर लेना, कान काट लेना, इस तरीके से होते हैं ना। तो अधिकतम शरीर से संबंधित होते हैं। एक उसमें जो एक तरीके से देखा जाए तो एक उनमें क्रिया जरूर होती है। ये होते हैं मुहावरे और लोकोक्ति। चलिए, और फिर भी यदि आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया हो तो भैया अपनी क्लासें तो जिंदाबाद हैं ही। क्लासों में जाइए, क्लासों में देख लीजिए लोकोक्ति मुहावरे का। उसमें जो लोकोक्ति हैं, अगर उन्हें आपने कर लिया, उसमें लगभग में मेरे अंदाज से 50 लोकोक्ति होंगी दोस्तों। 50 लोकोक्तियों को अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका 1 नंबर डन है, और मुहावरे से भी आपका प्रश्न नहीं जाएगा। संबोधन वाक्य से संबंधित प्रश्न था। एक था संबोधन से, ऐसा प्रश्न था कि इनमें से बताइए कि भैया कौन सा संबोधन वाक्य है। वर्णमाला से प्रश्न था। कौन सा प्रश्न था दोस्तों? छोटा अहा, अम और आहा ये क्या कहलाते हैं। ऐसा था, अम और आहा ये क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों अपन लोगों ने जब वर्णमाला पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि ये अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह कहलाते हैं। क्यों अयोगवाह कहलाते हैं? क्योंकि ये 2 प्रकार का, एक तरीके से 2 प्रकार के कार्यों को निर्वहन करते हैं। हिंदी भाषा है शुद्ध, निर्वहन का मतलब है 2 प्रकार के काम करते हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह भी कहते हैं। वो 2 प्रकार के कौन से काम हैं? बहुत चर्चा की थी अपन ने दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, अग्नि का पर्यायवाची शब्द था दोस्तों। तो अग्नि के क्या क्या पर्यायवाची हैं? जैसे कि अनल अग्नि का पर्यायवाची है, आग भी उसको हम बोल सकते हैं, है ना। अग्नि शब्द तत्सम हो गया, तद्भव उसका एक तरीके से आग हो गया। और कौन कौन से हैं आग के? और भी ज्यादा पर्यायवाची हैं। तो एक अग्नि का वहां पे पर्यायवाची पूछा गया था कि इनमें से कौन पर्यायवाची इनमें से अग्नि का है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन आ जाते हैं दोस्तों 18 मार्च 2023 में मध्य प्रदेश पटवारी में परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। चूंकि 19 मार्च का बना दिया तो 18 का बनाना जरूरी है, क्योंकि 18 से ही तो अपन उसकी तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तभी फिर रणनीति बनाएंगे कि भैया अब आगामी समय में कैसे करना है। अब एक ही अकेले को पढ़ा दो तो क्या मतलब है। चलिए, सामान्य ज्ञान। कान्हा किसली उद्यान में किसके जंगल पाए जाते हैं? साल और बांस के। समझ रहे हो ना, जंगल से संबंधित प्रश्न आ रहा है। अभी अपन ने देखा कि उन्होंने देखा कि आदिवासी मध्य प्रदेश में कितने पाए जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि साल के वृक्ष सबसे ज्यादा कहाँ पर हैं। फिर देखा सागौन के वृक्षों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर है। आज उन्होंने पूछ लिया कि साल और बांस, कान्हा किसली उद्यान में किसके जंगल पाए जाते हैं? साल और बांस के। अब आप लोग समझ रहे हैं ना कि कौन से प्रश्नों को अपन को नहीं छोड़ना है। हरे भरे साल, बांस के जंगल, घास के मैदान पाए जाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट जिले में 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 940 को याद रखिएगा, 940। क्लियर? मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में अस्तित्व में आया था। कब आया था? 1955 में। कान्हा बाघ रिजर्व का मूल रूप है। क्या है? कान्हा बाघ रिजर्व का मूल रूप है। इसी कान्हा, एक तरीके से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को अभी मैंने पिछली वाली क्लास में, यानी कि 17वीं क्लास में, या 17 मार्च वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ही एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर एक शुभंकर दिया गया है। वहां क्या दिया गया है? शुभंकर। उस शुभंकर का नाम मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, पार्श्व गायन शान मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? खंडवा से संबंधित हैं। शांतनु मुखर्जी, जिन्हें शान के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय पार्श्व गायक हैं।
अभिनेता टेलीविजन के प्रस्तुत करता है। क्लियर। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो यह सिकंदरा आगरा में स्थित है। इसका निर्माण अकबर के द्वारा 1605 में शुरू किया गया था और जहांगीर के द्वारा पूरा किया गया। अब आपने देखा कि मुगल काल से संबंधित प्रश्न आ रहा है। 19 तारीख में भी आया था दोस्तों, वहां मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि यहाँ पर ये आने वाला था, इसीलिए वहां पर भी अकबर से ही संबंधित आया था। और 18 तारीख वाले में आप लोगों ने देखा कि मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ है, तो ये सिकंदरा आगरा में स्थित है। आगरा इसलिए जोड़ देते हैं कि आगरा के जस्ट बगल में ही है। अकबर स्वयं करवा रहा है इसका निर्माण, याद रखना 1605 में। बाद में फिर उनके पुत्र सलीम कहा जाता है, जिनको वही जहांगीर जो अनारकली वाले हैं, तो उन्होंने इसको फिर पूरा करवाया है। क्लियर। जहांगीर का समय पीरियड कब से कब तक था? 1626 से, याद करिए, है ना। चलिए, सिकंदरा का नाम सिकंदर लोदी से जोड़ा जाता है। यह एक सुंदर 5 मंजिला मकबरा है। क्या है? 5 मंजिल मकबरा है। मुगल काल के दौरान अकबर सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक था। बिल्कुल। उसका जन्म 1942 में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? वीर राणा साल के महल में। वीर राणा साल के महल में। क्लियर। राणा साल के महल में, साल के महल में। कारण क्या था? शेर शाह सूरी हुमायूं को भगाते भगाते फिर रहे थे और शेर शाह सूरी का शासनकाल अगर देखा जाए तो भारत पर काबिज हो चुका था और हुमायूं जो है खदेड़ कर ईरान ईरान भगा दिए गए थे। तब उन्होंने क्या किया था, उनकी जो पत्नी थी हुमायूं की, हमीदा बानो बेगम, उनके लिए उन्होंने वीर राणा साल के महल में छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें राजपूतों के अलावा किसी पर भरोसा नहीं था। और उस समय पे ऐसा होता था कि सबसे पहले अगर आदमी नहीं है तो उसके पुत्र को मारा जाता था ताकि इनके वंश को समाप्त कर दिया जाए। तो उन्होंने जब पेट में अकबर था तो वीर राणा साल के यहाँ छोड़ दिया था और निश्चिंत हो गए थे कि यहाँ से मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। और यहीं से फिर अकबर के मन में दोस्तों राजपूतों के प्रति एक प्रेम भाव हमेशा बना रहा, क्योंकि उसका बचपन राजपूतों के साथ ही गुजरा हुआ है। ये एक अलग कहानी है, कभी चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए अपन आगे आते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ को चुना गया है? तो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी। कौन? संदीप बख्शी। बख्शी ने अक्टूबर 2018 में कार्यभार संभाला था। कब संभाला था दोस्तों? अक्टूबर 2018 में। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? एक नॉर्मल प्रश्न है। तो 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो रहा है। अब यहां से अपन ने कॉमा लगाया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, अब छत्तीसगढ़ कब हट रहा है? तो ये 1 नवंबर 2000 को अलग हो गया और 26वां राज्य बना। ये याद रखना, यही पूछेगा कौन सा राज्य बना है, तब देगा 26, 27, 28, 29, फिर कहोगे हो, है ना। इसलिए 26 यानी 26 एस्टेस बस। हिमालय में कौन सा दुर्लभ और विलुप्त प्रजाति का जीव पाया जाता है? ग्रीफॉन बॉल्चर। ग्रीफॉन बॉल्चर। हिमालय में हिम तेंदुआ, भूरे भालू, लाल पंडा, तिब्बती याक देखे जा सकते हैं। दोस्तों एक थोड़ा ध्यान देंगे आप, तो ये जो बदलाव की मैंने बात की थी, आप देखिए हिमालय, जम्मू कश्मीर, इनसे प्रश्न चारों बार में पूछ लिया गया। 15, 16, 17, 18। समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? कश्मीर पे प्रश्न आया सबसे ज़्यादा, यहाँ पे कैसे क्या होता है। एक और आया था कि इनमें से यह जो नृत्य है वह कहाँ का है, तो कश्मीर का था। लोकगीत आया था तो वो कहाँ का था, तो वो भी जम्मू कश्मीर का था। हिमालय से संबंधित आ रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी आप लोगों ने देखा, तो इस वाले जो भौगोलिक क्षेत्र है ना, इस भौगोलिक क्षेत्र को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। क्लियर। सिंधिया का दरबारी कवि कौन था? तो जैसे गुम्बद मुसलमान। कौन था? जैसे गुम्बद मुसलमान। क्लियर। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 अक्टूबर को। क्लियर। विश्व मत्स्य दिवस हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अब मान लीजिए डॉल्फिन के दिवस के रूप में आ चुका है 18 तारीख में, हो सकता है विश्व मत्स्य दिवस आ जाए। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को। अब कहेंगे सर राष्ट्रीय मछली किसान दिवस, भैया वो किसान ही होते हैं जो मछली को पालते हैं। कहाँ? अपने खेतों में। मछुआरे तो हो गए वहाँ पे जिन्होंने कहाँ पर पाला, तालाब में, समुद्र के किनारे। बहुत सारे तो किसान भी मछली पालन कर रहे हैं, सरकार एक्स्ट्रा पैसा देती है मछली पालन के लिए। माई की बगिया कहाँ पर स्थित है? इसी प्रकार का प्रश्न 19 तारीख में आया था दोस्तों, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। माई की बगिया, तो यह कहाँ पर है? अमरकंटक। इसे चरणों तक कुंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरणों तक कुंड भी कहा जाता है। माई की बगिया अनेक ऋषियों की तपोभूमि रही है। पुराने जलोढ़ को क्या बोला जाता है? तो पुराने जलोढ़ को क्या बोलते हैं दोस्तों? भांगर। क्या बोलते हैं?
भांगर, पुराने जलोढ़ को। दो प्रकार का होता है, एक होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको हम भांगर कहेंगे, और एक होती है नई जलोढ़ मिट्टी जिसको हम खादर कहते हैं। बांगर और खादर का नाम आप लोगों ने मध्य प्रदेश को पढ़ते हुए सुना होगा, या लूसेंट में जब आप लोगों ने भूगोल में मिट्टी वाले चैप्टर को पढ़ा होगा तो भी आप लोगों ने सुन रखा होगा, ये वही है। क्लियर। मध्य प्रांत का गठन किस वर्ष किया गया? 1861 में। कब किया गया? 1861 में। मध्य प्रांत ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के राज्य शामिल थे। इनकी राजधानी नागपुर थी। कौन सी थी? नागपुर थी। कब हुआ? 1861 में आया है ये मध्य प्रांत का गठन। क्लियर। शक्कर खान किसके दरबार में रहा करते थे? तो ये तुलसी सम्मान से सम्मानित थे। किसके दरबार में रहा करते थे ये क्लियर नहीं हो पाया है, या शक्कर खान से संबंधित क्या प्रश्न था ये भी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि इनको तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया है। पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य क्या होते हैं? आप लोग कहेंगे तो पंचवर्षीय योजना पे मैं एक अलग से सेपरेट क्लास ले लूंगा, ताकि आप लोगों को उस पंचवर्षीय योजना से संबंधित कहीं कोई समस्या ना आए और उससे आते हुए प्रश्नों को आप बेझिझक हल कर सकें। देश से गरीबी को मिटाना, लोगों के लिए रोजगार के अवसर लाना, आत्मनिर्भर बनाना और देश का आर्थिक विकास करना, यही पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य होते हैं। मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में की गई थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। किसने की थी ये आप लोग जरूर बताइएगा, राखलदास बनर्जी या दयाराम साहनी, या इसके अलावा और एमजी मजुमदार हैं, या फिर बीबी थापर। ये सभी कौन है जिनके मैं नाम ले रहा हूं? इन सभी लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की किसी ना किसी स्थल की खोज की है। चलिए, तो आप लोग बताइएगा मोहनजोदड़ो क्लियर, मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। एक दूसरी बात, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, ये मेंशन हो गया। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, यही तो करते हैं। पूरे देश की राष्ट्रीय आय निकाल ली, कितनी हो रही है, बटे जनसंख्या कर दी। इसमें किसी एक व्यक्ति से मतलब नहीं होता, पूरी जनसंख्या का सीधा भाग दे देते हैं और राष्ट्रीय आय निकाल लेते हैं। सिवनी कैंप लाइफ इन सतपुड़ा पुस्तक किसकी है? तो ये स्टरडेल रॉबर्ट आर्मिटीज की। किसकी है? स्टरडेल रॉबर्ट आर्मिटीज की। एमपीएसएसडी ईजीबी का पूरा नाम क्या है? एमपीएसएसडी ईजीबी का पूरा नाम क्या है? ये आया था प्रश्न। तो मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार जनरेशन बोर्ड। क्लियर। चमड़ा उद्योग में जीआई टैग किसे मिला हुआ है? तो इंदौर को मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? इंदौर को मिला हुआ है। ये भी प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। वीर सिंह महल कितने मंजिला है? तो यह 7 मंजिला है दोस्तों। कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। यही दतिया का सतखंडा महल भी है। क्या है? सतखंडा महल है। निम्न में से कौन सा बांध नहीं है? तो बारखेड़ा या बरेरा, ये बांध नहीं है, ऐसा प्रश्न आया था। तो इनमें से कौन बांध नहीं है? ऑप्शन में था बारखेड़ा या बरेरा। नीलगिरी पर्वत किस राज्य से संबंधित है? आंख बंद करके तमिलनाडु लगा दीजिए, है ना। फिल्म इंडस्ट्री का निर्माता किसे माना जाता है? दादा साहब फाल्के को। किसको माना जाता है? दादा साहब फाल्के को। दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में माने जाते हैं, माने जाते हैं। विज्ञान में देखते हैं, किलोग्राम किसका एसआई मात्रक है? विज्ञान में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं? किलोग्राम किसका एसआई मात्रक है? द्रव्यमान का। एक तरीके से देखा जाए तो यूनिट से संबंधित यदि प्रश्न है तो वो 19 तारीख में भी आया था दोस्तों। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल है। और दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो वो पास्कल है। ये लगभग में 15 से 20 होंगे मेरे अंदाज से। 15 से 20 तो नहीं, 12 से 15 है। इनको आप लोग जरूर कर लें यार, एक नंबर पक्का है। शरीर के लिए क्या जरूरी है? हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं 6 पोषक तत्व। विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, फैट है। फैट यानी बसा, बसा समझना। फैट यानी वो फैट मत समझ लेना आप, है वही फैट, आप उसको समझ भी सकते हो, पर वो भी शरीर के लिए जरूरी है। क्लियर। वाटर यानी पानी, और कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। होता है कि नहीं होता है? चलिए, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिन 8 घंटे। अब आपको क्या करना है? चंद्रमा का पृथ्वी का चक्कर याद रख लें, चंद्रमा का चक्कर याद कर लें। सूर्य भी चक्कर करता है, किसका? अपना और अपनी कक्षा का। याद रखिएगा, ये वाली बात 21वीं सदी में जाके क्लियर हो पाई है। अन्यथा पहले हम क्या सोचते थे कि सूर्य एक स्थान पर रुका हुआ है। 16वीं सदी में ये वाली बात आई और 20वीं सदी तक ये बात चलती रही। लेकिन जब 21वीं सदी आई तब पूरी जाके मंदाकिनी की जो एक पिक्चर है वो क्लियर हो पाई और मालूम पड़ा कि यार ये जो सूर्य है ना, ये भी रुका नहीं है, घूमता हुआ जा रहा है। किसका घूम रहा है? अपनी मंदाकिनी का चारों ओर से चक्कर लगा रहा है और
अपनी धुरी पर भी घूम रहा है, समझिएगा, अपनी धुरी पर भी घूम रहा है। चलिए आगे चलते हैं। रासायनिक नाम से प्रश्न थे, उनको बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, इनको जरूर कर लें। बीमारी से संबंधित प्रश्न, कीटनाशक से संबंधित प्रश्न, कीटनाशक से आए ना आए लेकिन बीमारी और रासायनिक नाम आ रहे हैं, 2 नंबर यहां से पक्के हैं। वह कौन सी धातु है जिसे काटा जा सकता है? सोडियम काटी जा सकती है, लिथियम, पोटेशियम। नॉर्मल इसको प्लास्टिक के चाकू से भी हम काट सकते हैं। मृदा प्रदूषण किसकी वजह से फैलता है? मनुष्य सीधे या परोक्ष रूप से मिट्टी में हानिकारक पदार्थों, रसायनों या वस्तुओं का उपयोग करता है। मृदा प्रदूषण कृषि गतिविधि, कारखानों की गतिविधि। अब देखिए कैसे कैसे फैलेगा। मृदा प्रदूषण तो कृषि की जो गतिविधि होंगी, कारखानों की गतिविधि होंगी, अपशिष्ट निपटान होगा, अम्ल वर्षा होगी, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन, और अपशिष्ट निपटान जो कारखानों से गंदगियां निकलती हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं वो, और कृषि की गतिविधियां, क्योंकि कृषि करते समय भी काफ़ी सारे फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है जो काफ़ी हानिकारक होते हैं। कुछ हद तक तो सही होते हैं पेड़ पौधों के लिए, कुछ समय के बाद मृदा के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो मृदा प्रदूषण की ये सभी वजह होती हैं। इनमें से एक भी आगामी परीक्षा में आ जाए तुरंत टिक कर दीजिएगा। डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? तो यह गुणसूत्रों की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? गुणसूत्रों की वजह से होता है, याद रखिएगा। WBC को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं और श्वेत रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं। व्हाइट ब्लड कर्पल्स, व्हाइट ब्लड कर्पल्स इन्हीं को बोलते हैं। एक तरीके से हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है दोस्तों, उसको बनाए रखने में और मजबूत बनाए रखने में इसी WBC का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जब किसी को एड्स हो जाता है तो उनकी WBC ही बनना कम हो जाती हैं। तब होता क्या है, यदि किसी को एड्स है तो उसको उस समय तो कुछ नहीं होगा, उस समय उसको कुछ नहीं होगा, ना ऐसा लगेगा कि इसमें कोई कमजोरी है, लेकिन वो शरीर के अंदर से कमजोर हो चुकी है उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली। अब यदि उसको बुखार चढ़ गया तो फिर बुखार को डॉक्टर सही नहीं कर पाते हैं। यही WBC है, समझ गए। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? तो इसकी संयोजकता +3 होती है। न्यूटन के नियम से प्रश्न थे। ब्रेन ट्यूमर से प्रश्न था। किससे? ब्रेन ट्यूमर से प्रश्न था दोस्तों। ऊर्जा के पिरामिड से प्रश्न था। किससे? ऊर्जा के पिरामिड से प्रश्न था। बायोलॉजी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 4 व्यक्ति थे, अब उनमें से व्यक्तियों के नाम नहीं आ पाए हैं, तो उनमें से पुरस्कार किसको मिला था, ये प्रश्न था। तरंग दैर्घ्य को किसमें नापते हैं दोस्तों? ये फिर से रिपीट हो गया था, तो एंगस्ट्रॉम से नापते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी मेमोरी बड़ी होती है? कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर यहाँ हो गया। कौन सी मेमोरी सबसे बड़ी होती है? एक ये था। योटा बाइट से संबंधित प्रश्न था, ये भी शब्द क्लियर नहीं हो पाया है। LU सिस्टम क्या है? LU सिस्टम क्या है? एक ये प्रश्न था। MS एक्सेल से प्रश्न है, MS वर्ड से प्रश्न है। देखिए MS एक्सेल से प्रश्न, MS वर्ड से प्रश्न, इंटरनेट नेटवर्क से प्रश्न, इनपुट आउटपुट से प्रश्न, है ना, और रैम रोम से प्रश्न। 6-7 प्रश्न तो यही क्लियर हो जाएंगे आपके, क्योंकि यही के यही आ रहे हैं, बस आसपास की जानकारी आप लोगों को लेना है। रैम का एक फुल फॉर्म था रैंडम एक्सेस मेमोरी। में कह रहा हूँ परीक्षा बोर्ड, आप लोग जो परीक्षा मंथन होती है वो कंप्यूटर वाली उसकी उठा लें, उसमें बहुत सारे जो हैं फुल फॉर्म दिए गए हैं, फुल फॉर्म कर लें। और बहुत सारे वो ऐसे नहीं है कि जिनको आप याद नहीं कर पाएंगे, उनको आपने कभी ना कभी पढ़ रखा है, वो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। बस एक बार आपको हल्की सी निगाहों से देखना है, जानते हैं ना, हल्की निगाहें। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रश्न था। किससे था? ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रश्न था। CPU का यूज क्या होता है? एक ये प्रश्न था। तो CPU का यूज अगर देखें तो बुनियादी अंकगणितीय तर्क, नियंत्रण और इनपुट आउटपुट संचालन करता है, जो प्रोग्राम में निर्देशों के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। रैम रोम हो ही गया। ऐसा डिवाइस कौन सा है जो स्कैन करता है? तो ऑप्शन में स्कैनर था, तो स्कैनर सही हो गया। इनपुट आउटपुट से संबंधित प्रश्न है। मार्कअप भाषा कौन सी यूज होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से प्रश्न थे। वायरस से संबंधित प्रश्न है। वर्कशीट के अलावा हम किसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब वर्कशीट के स्थान पर किसका इस्तेमाल करेंगे, इस प्रकार का कुछ ऐसा प्रश्न था। मेमोरी संबंधित प्रश्न है। AI का पूर्ण रूप क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में देख लिए जाए। हिंदी का पैटर्न दोस्तों सभी जगह पर सेम ही है। हिंदी का पैटर्न क्या है? सभी जगह पर सेम है। जैसे कर्मधारय समाज से प्रश्न आ गया, तत्पुरुष समाज से प्रश्न आ गया। समाज से प्रश्न आ रहा है, हर बार बदल दे रहा है। वर्तनी से प्रश्न आ रहा है, वर्तनी को चेंज कर दे रहा है। पर्यायवाची से प्रश्न है, उसी प्रकार चेंज कर रहा है। बहुवचन से प्रश्न, अनुप्रास अलंकार से प्रश्न। जैसे कि 19 तारीख में हमने क्या देखा कि रस से संबंधित प्रश्न आ गया, अलंकार संबंधित नहीं आया। 18 में अलंकार से संबंधित आया था। देशज और विदेशज शब्दों से प्रश्न आया, मैं बताना भूल गया था। 19 तारीख में ऋण शब्दों से प्रश्न था दोस्तों, कि इनमें से
कौन रूढ़ शब्द हैं? रूढ़ शब्द हैं। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो मूल रूप से शब्द उत्पन्न होते हैं, उनको दो भागों में बांटा नहीं जा सकता। प्रबंधन से प्रश्न देख लें दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है। संगठन से प्रश्न है, सिद्धांत से प्रश्न है, प्रबंधन की अवधारणा से प्रश्न है, नियोजन से, नियंत्रण से, विपणन से 3 से 4 प्रश्न है और अभिप्रेरणा से 2 प्रश्न हैं। क्लियर दोस्तों? तो चलिए आज की जो अपनी क्लास है उसको मैं समाप्त करूंगा। उसके पहले कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, पेपर हॉल में आप जैसे ही जाएंगे, ये उन लोगों के लिए है जिनका भी पेपर नहीं हुआ है। जिनका हो चुका है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, है ना। अब जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए। आप जैसे ही परीक्षा हॉल में जाते हैं दोस्तों, परीक्षा हॉल में आपको 2 घंटे पहले ही बुलाया जा रहा है। यदि आपकी 9 बजे का आपका पेपर है तो आपको कब बुलाया जाएगा? 7 बजे बुला लिया जाएगा। हालांकि 7:30 बजे तक आप जा सकते हैं, 8 बजे तक अंतिम है। 8 बजे आप लोग अंदर प्रवेश कर जाएं। 8 बजे के बाद आप जैसे ही पहुंचेंगे वहां पर, तो आपकी जितनी भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं या जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब सर वगैरह पूरा कर लेते हैं। पूरा कर लेने के बाद आप जैसे ही अपने सिस्टम पर बैठेंगे तो आपका जो टाइमिंग है वो 9 बजे से चालू हो जाएगा और 9 से ये 12 बजे तक रहेगा दोस्तों। घंटे कितने हो जाते हैं इस बीच घंटे हो जाते हैं 3। तो ऐसा अनुमान था कि 1.5 घंटे का पेपर है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये पूरे 3 घंटे का पेपर है जिसमें आप लोगों के पास में 200 प्रश्न आएंगे। अब ये जो 200 प्रश्न है, आप कहेंगे सर इसमें नई बात आपने कौन सी बता दी, वही रिपीट कर रहे हो। अभी सुनते जाओ भाई। इन 200 प्रश्नों में अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि सभी चीज़ें 25-25 नंबर की अलग अलग पार्ट में हैं, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सभी 200 मिक्सअप क्वेश्चन हैं। वो लोग देते क्या हैं, अब उनकी रणनीति समझिए, फिर आप अपनी रणनीति बनाइएगा। कैसे? वो लोग क्या करते हैं, वो आपके लिए शुरुआत में 15 से 20 क्वेश्चन एकदम सरल दे देंगे, या तो सामान्य ज्ञान के दे देंगे, या फिर वो 10 से 12 क्वेश्चन आपको विज्ञान के दे देंगे। किसके दे देंगे? विज्ञान के दे देंगे। आपको मजा आ जाएगा, आपको अब तो पेपर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कितना सरल आ गया यार, वही तो आया है जो पढ़ा हुआ है। ये उन्होंने ऐसा किया है। अब 10 से 12 प्रश्न के बाद वो आपके सामने धर देंगे मैथ का कोई क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन धर देंगे? जो काफ़ी हैवी होगा। हैवी से मेरा मतलब है कि जिसका आंसर तुरंत नहीं निकलता। यानी कि कोई सीरीज दे देंगे इतनी बड़ी, 14, फिर उसके बाद में दे देंगे 16, फिर उसके बाद में दे देंगे 54 और फिर उसके बाद में दे देंगे 344। समझ गए? तो मैथ में इस प्रकार के प्रश्न दे देंगे वो। अब आप यहाँ देख के डर जाएंगे, यार ये 16 आ गया, ये क्या है ये। हालांकि ये सरल होते हैं, जिनकी प्रैक्टिस है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, जिनकी नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस कर लें आप लोग। दे दिया। अब ये आपसे नहीं बनेगा, आप कहेंगे चलो इसको छोड़ो, आपने इसमें 10 मिनट लगा दिए। अब आप आगे बढ़ गए। अब आपने देखा कि यार इंग्लिश का प्रश्न दे दिया, और इंग्लिश का कैसा प्रश्न देंगे कि इन जो लाइनें हैं, ये पूरी लाइन है, वो लाइनें भी बड़ी बड़ी होंगी। लाइनें बड़ी बड़ी यानी कि वो वाक्य जो होंगे पूरे पूरे वो बड़े बड़े होंगे, आधे आधे टुकड़ों में, यहाँ 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 इस तरीके से हो गया एक, फिर हो गया दो, फिर हो गया तीन, फिर हो गया चार। अब वो कहेंगे इनको क्रम से जमाओ, कौन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज तो नहीं होंगे, लेकिन आपको समय चला जाएगा, 10 मिनट यहाँ चले जाएंगे। इसी तरीके से फिर वो सरल क्वेश्चन दे देता है, फिर वो सरल क्वेश्चन दे देगा और बीच में अब वो रीजनिंग उछेड़ देगा, और ऐसी रीजनिंग उछेड़ देगा, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते चाकू हैं, कुछ राजा गधे हैं, इस तरीके के। जब वो इस प्रकार के प्रश्न जोड़ देगा तो आपका फिर समझ आएगा, और धीरे धीरे लास्ट में आप देखते हैं कि आपका बहुत सारा मैटर मैथ का बचा हुआ है, इंग्लिश का बचा हुआ है, और प्रबंधन का तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, और हिंदी के 10 प्रश्न हो चुके हैं, और टाइम बचा आपके पास में 30 मिनट। अब क्या करें? तो इसी के लिए जो मैंने बदलाव की बात कही थी, इस बदलाव के लिए मैंने इसीलिए आपको थोड़ा चौंकाया था, ताकि आप लोग लास्ट में आके इस चीज़ को समझ सकें। आप लोग दोस्तों जिनका जो पेपर अप्रैल में है, या एक तरीके से देखा जाए कि उनके पास में 5 से 6 दिन का भी यदि समय है, और उन लोगों की मैथ रीजनिंग नहीं है अच्छी, तो अब आप लोग क्या करें, या मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो वो लोग 30-30 प्रश्न, 30-30 प्रश्न, 30 मैथ के, 30 रीजनिंग के, पूरे अलग अलग टॉपिक उठा लें। आप लोग अलग अलग टॉपिक उठा लें, रीजनिंग के भी, मैथ के भी, और इनको टाइमिंग से लगाना चालू करें। टाइमिंग से लगाना चालू करें। एक दिन में कम से कम 3 सेट जरूर करें दोस्तों, एक दिन में 3 सेट जरूर करें। 5 दिन में 15 सेट हो जाएंगे, आप मेरी बात मानिए। इन 15 सेट से आपके 10 नंबर अगर ना इंक्रीज हो जाएं तो बताइएगा। बस ये था बताने के लिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, करेंगे आप वही जो आपका मन होगा। मैं नमस्कार बोलूँगा, और इसके बाद में अपन मिलते हैं अब अपनी जो 20वीं क्लास होगी, या 20 मार्च वाली जो क्लास होगी, उसमें उसका एनालिसिस करेंगे।